इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन दिनों देश भर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में बने रहने के पीछे की वजह बटुकों के यौन शोषण का आरोप है। आपको बता दें, इसी मामले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई से पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट में हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। आपको बता दें, जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि न्यायालय के सामने अधिवक्ता गण मौजूद हैं, लोगों को अपनी बात कहने का दायित्व है, लोग अपनी बात कहेंगे, बाकी न्यायालय के अपने विवेक पर है, उनकी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि न्याय उन्हें मिले और यही होता है। स्वाभाविक है कि हम अपना काम करेंगे और वो अपना काम करेंगे। आपको बता दें, कोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट नंबर 72 में सुनवाई के लिए लिस्टेड की गई है। इसी बीच सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी जूसी बिमल किशोर मिश्रा ने मीडिया से बातचीत भी की और बताया कि पीड़ित बटुकों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। रिपोर्ट में सील बंद लिफाफा जांच अधिकारी को भी सौंप दी गई है। तो आपको बता दें, आज हाई कोर्ट में जो है आज सुनवाई होने वाली है। अविमुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। अग्रिम जमानत को लेकर यह सुनवाई होने। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आज हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है। कितने बजे से ये सुनवाई होगी और किन किन बिंदुओं पर यह पूरा सुनवाई जो है वो केंद्रित रहेगा? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले पर जो याचिका दाखिल की गई है वो अब सुनवाई के लिए उसकी लिस्टिंग हो गई और जो हमारे पास जानकारी है करीब 3:45 के आसपास इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। यानी आज लंच के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य की तरफ से अग्रिम जमानत को लेकर ये पूरे मामले की याचिका दाखिल की गई है। अब इस मामले में कोर्ट में जब मामला रखा जाएगा तो दोनों पक्ष अपनी तरफ से क्या दलीलें देते हैं, कोर्ट क्या निर्णय करता है, इस पर किस तरह से कोर्ट की प्रतिक्रिया आती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार सभी को है। आज करीब 3:45 पर इस मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। जिस तरह से अब जांच भी आगे बढ़ रही है, जांच में जिन चीजों के बारे में सोर्सेज के हवाले से खबर आई, चूंकि ये पूरा मामला बहुत ही अति संवेदनशील है और इसलिए जो लिफाफा बंद रिपोर्ट्स है वो दाखिल की जा रही हैं। इस बारे में बहुत ज्यादा स्थितियां साफ नहीं है, लेकिन ऐसा सोर्सेज से पता चल रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों की जो उम्र है नाबालिग है कि नहीं, उसको लेकर के भी जो जांच होती है उसका की भी जांच की गई है। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि जो जिन बच्चों की तरफ से आरोप लगाया गया है उनकी उम्र की सेटिस्फाई होने के लिए उसकी भी जांच की गई है। लेकिन ये सारी चीजें एक तरह से कह सकते हैं जांच का विषय है और जांच का हिस्सा, इसलिए इसका कोई टिप्पणी करना उचित नहीं हुआ। लेकिन हाईकोर्ट में जरूर अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य आए हैं, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। अब इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो कोर्ट में उनके वकीलों की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, क्या क्या दलीलें दी जाती है। हालांकि जो ऑफ द रिकॉर्ड वकीलों से बातचीत हुई है उस पर उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि उनके ऊपर जो आरोप हैं वो बुनियाद हैं और इसी सब विषयों पर वो अपनी बात रखेंगे। जहां तक जांच है, जांच चल रही, जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं शंकराचार्य और उनके शिष्य। इसीलिए कोर्ट में वो जो उन्होंने याचिका दाखिल की है उसमें अग्रिम जमानत की याचिका इसी आधार पर दाखिल की है कि उन्हें वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें घट रही हैं। लेकिन अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला आ चुका है और इस पर आज सुनवाई होनी है। आफ्टर लंच 3:45 के आसपास इसको मेंशन किया गया है
उस वक्त सुनवाई होगी तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है, कोर्ट का क्या रुख होगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल शोएब, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कल भी खबर सामने आ रही थी कि जो रिपोर्ट है उसमें पुष्टि हुई है नाबालिग शोषण का, अब उसके बाद से क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आई है? आज के बारे में, आज क्योंकि अग्रिम जमानत होने वाला है, इस पर आज फैसला सुनाया जाएगा, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक रिपोर्ट्स के बारे में है, वो जो पीड़ित पक्ष की तरफ से जिन्होंने इस मामले को दर्ज करवाया था, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि उनके पास जानकारी है कि रिपोर्ट में ये बातें सिद्ध हुई है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। ऑफिशियल कॉपी रिपोर्ट्स में क्या है वो उसके बारे में सत्यता यही कि किसी को जानकारी नहीं है। ऐसा सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा कि जो रिपोर्ट्स है उसमें इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो कोर्ट में पेश की जाएगी या उसमें क्या कुछ है, ये इसके बारे में बहुत कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर है कि सोर्सेस के हवाले से ये बातें कही जा रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह की पुष्टि आ रही है। जहां तक शंकराचार्य की तरफ से लगातार बातें की जा रही हैं, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है वो उनके यहाँ के कभी छात्र नहीं रहे हैं, उनको वो लोग जानते नहीं हैं। जो लोग मीडिया में तमाम जगह पर उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया में कुछ बयान दिए गए हैं, उनके आरोप है कि ये बयान दिलाए जा रहे हैं। कैसे इस बात की पुष्टि हो रही कि जो बयान देने वाला वही वो पीड़ित है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से भी कही जा रही हैं। इसलिए क्योंकि जो नाबालिग से जुड़े मामले हैं उसकी एक पहचान गुप्त रखी जाती है, उसके परिजनों की, उसके स्थान की पहचान गुप्त रखी जाती है। तो शायद इसी वजह से शंकराचार्य की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब इतना गंभीर मामला और इस तरह के मामले में बच्चों की पहचान गुप्त रखी जाती, तो ऐसे में ये बयान कैसे इन लोगों को पता चला जिन्होंने बयान जारी किया या दिखाया है कि ये वही बच्चे हैं। तो इस तरह के आरोप प्रतिरोध दोनों तरफ से लग रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो ऐसे में इसमें अब क्योंकि कोर्ट की तरफ से जब चीजें पहुंच चुकी, तो कोर्ट में किस तरह से पक्ष रखा जाता है, क्या दलीलें दी जाती हैं, क्या सबूत दिया जाता है, ये उस पर बहुत निर्भर करेगा। और कोर्ट क्योंकि आज इस पर सुनवाई होनी है, तो सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, क्या आदेश करता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल शोएब, अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं अग्रिम जमानत को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा नकदी उनकी कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऑफिस से मिली है। आपको बता दें, कार्रवाई अभी भी उनके करीबी सीबी गुप्ता और इश्तियाक के आवासों पर जारी है, जहां से बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए गए हैं। विधायक की पत्नी पुष्पा सिंह से भी पूछताछ की गई है। हालांकि उमा शंकर सिंह की तबियत को देखते हुए उनके आवास पर कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों में वित्तीय हेरफेर के संकेत भी मिले हैं। वहीं पिछले वर्ष कैग की रिपोर्ट में उनकी कंपनियों पर अवैध खनन के चलते करीब 60 करोड़ रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने का भी उल्लेख किया गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, बीएसपी के विधायक उमा शंकर सिंह के घर पर लगातार छापेमारी जारी थी और आज 10 करोड़ कैश जो है वो बरामद किए गए हैं। बीएसपी के विधायक के ठिकानों से ये 10 करोड़ जो है वो बरामद किए गए हैं। हालांकि लगातार उनके करीबियों के यहां भी छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। दस्तावेजों में वित्तीय हेरफेर के संकेत भी मिले हैं। आपको बता दें, इससे पहले कैग की रिपोर्ट में भी कंपनियों के अवैध खनन की खबर सामने आई थी, जिसमें 60 करोड़ रुपए का राजस्व हानि पहुंचाने का उल्लेख किया गया था। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, कल से ही ये छापेमारी की जा रही है और आज 10 करोड़ कैश जो है वो बरामद किए गए हैं। अब किन एजेंसियों द्वारा ये पूरी छापेमारी की जा रही है और जांच किस आधार पर शुरू हुई थी? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, बसपा विधायक उमा शंकर के वहाँ 2 दिन हो गए इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। जिसे माना ये जा रहा है छापेमारी में
10 करोड़ रुपए जो है वो इनकम टैक्स विभाग को मिला है। देखिए आपको बता दें कि उमाशंकर के बाद छापेमारी जो है वो इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन बात की जाए तो अभी भी जो है वो उनके जो रिलेटिव है या उनसे जुड़े लोग हैं उनके वहाँ भी छापेमारी अभी भी चल रही है, सूत्रों से जानकारी मिली। दूसरी चीज आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह देखिए इनका जो है पुराना भी काफी मामला रहा है, कहीं ना कहीं घोटाले के कई बार इनके ऊपर खबरें भी सामने निकल के। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा के विधायक हैं और लगातार ये 2015 से लेकर लगातार इनको तमाम तरह के टेंडर खनन के और तमाम बिल्डर के मिलते चले आ रहे हैं। तो दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की उसके बाद 10 करोड़ का दावा किया गया है, तो बता रहे कि 10 करोड़ रुपए वहां से बरामद हुए। देखिए आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह का जो है वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ जुड़े होने की वजह से ये चीज सामने तो नहीं आ रही, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मायावती जिस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव है, उसी के बाद में उमाशंकर सिंह के वहाँ पे छापेमारी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन हालांकि 10 करोड़ रुपए मिलने की भी बात सामने आई है। तमाम फाइलें जो है, तमाम सबूत जो है वो इनकम टैक्स विभाग ने वहाँ से जुटाए। अब देखने वाली बात ये होगी इन सब चीजों को लेके कितना इनकम टैक्स दावा करेगी कि कितना इन्होंने टैक्स चोरी किया है, ये सारी बातें भी खुल के सामने आना बाकी। जी बिल्कुल। अगर राशिद अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत ऐसे ठिकाने हैं जिस पर लगातार सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है, और ये भी खबर सामने आ रही है कि 2 वर्षों में जो कंपनी है उसने काफी धन कमाए हैं, कारोबार दोगुना हुआ है उनका। कारोबार दोगुना होने के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? नहीं देखिए आपको बता दें कि जिस तरह अभी मैंने आपको बात बताई 2015 से 26 तक जो भी टेंडर थे, बड़े बड़े टेंडर इनको मिले, तो कंपनी ने तमाम जो है टेंडरों को जब करा तो उसके बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं दुगना होते दिखा। इसी सब चीजों को लेके इनकम टैक्स ने छापेमारी की, क्योंकि टेंडर जिस तरह से मिला, जितना टेंडर का काम होने के बाद में आयकर विभाग को कितना पैसा पेड किया गया, उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की चोरी की जा रही। उसी सब चीजों को लेके 2 दिन से छापेमारी चल रही थी। 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है और उसी के बाद में अब आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। जी बिल्कुल। राशिद, क्या माना जाए आगे की कार्रवाई में और क्या कुछ सामने आ सकता है? क्या अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जा सकती है? नहीं बिल्कुल। देखिए आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की आगे कार्रवाई जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज बता दें क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तमाम ऐसी स्कीमें होती हैं कि इनकम टैक्स विभाग अगर चोरी करते पकड़ता है तो आप उसको टैक्स इतना जमा कर दीजिए जिसके बाद आपको छूट मिल जाएगी। ये अपराध की श्रेणी में भी नहीं आएगा और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राशिद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर औरैया से है, जहां अजीत मल क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेंगर नदी में नहाने गए 2 किशोर गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक सबलपुर के मजरा टीका का नगला निवासी 13 वर्षीय हिमांशु और बदनपुर निवासी 15 वर्षीय नितिन नदी में नहाने गए थे। नितिन रिश्तेदारी में गांव आया हुआ था। नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों लापता हो चुके थे। प्रशासन का कहना है कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ये सेंगर नदी में 2 बच्चे नहाने गए थे, उनकी डूबने से दुखद मृत्यु हो गई और मौके पे सभी जनप्रतिनिधिगण और पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोग हैं। SDRF की टीम भी आई थी, गोताखोर भी आए, गांव वाले भी आए थे। सबके सहयोग से दोनों बॉडी रिकवर कर ली गई है और इनकी आगे की प्रक्रिया हम लोग पोस्टमार्टम और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अहेतुक सहायता परिवार वालों को जो 4-4 लाख रुपया है उनको शीघ्र ही 48 आवर्स में हम उनके परिवार को देंगे।
भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। आपको बता दें, रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह स्टेज 4 लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में देर रात अंतिम सांस ली। करीब 3 दिन से वो अस्पताल में ही भर्ती थे। रिंकू सिंह की कामयाबी के पीछे उनके पिता का भी संघर्ष शामिल है। तो भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता की आज निधन हो गई। लंबी बीमारी के बाद उनका आज निधन हो गया। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में वो 3 दिनों से भर्ती थे, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी के पावन अवसर पर होली उत्सव का शुभारंभ हो गया। आपको बता दें, आस्था और उल्लास के संगम के बीच हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी का विधिवत पूजन अर्चन कर रंगोत्सव की शुरुआत की गई। आपको बता दें, नागा साधुओं ने अबीर गुलाल अर्पित कर बजरंगबली को रंगों की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच हनुमान जी का निशान लेकर साधु संत नगर भ्रमण कर निकले और राम नगरी के प्रमुख मठ मंदिरों में होली का निमंत्रण दिया। परंपरा के अनुसार पंचकोसी परिक्रमा भी की गई, जिसमें पूरे नगर में उत्सव का माहौल छाया रहा। हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने होली की बारात की अगवानी की। धार्मिक मान्यता है कि रंग भरी एकादशी से ही अयोध्या में होली उत्सव का विधिवत आगाज हो जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें, यहां एक युवक की सरे बाजार कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी 3 तमंचे लेकर पहुंचा था और एक के बाद एक 3 गोलियां दागकर मौके से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेंद्र उर्फ सुनील का आरोपी प्रदीप धीमान की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1.5 साल पहले महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी थी। इसी रंजिश में आरोपी ने हत्या की साजिश रची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, कल एक वीडियो जारी हुआ था। हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थीं। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को 2 तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस की उसका यूज करते हुए, नेगोशिएशन का यूज करते हुए, बिना किसी, ना उसने खुद को हार्म पहुंचाया ना वो पुलिस को हार्म पहुंचा पाया, उसको गिरफ्त में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बार बार इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि न केवल सुनील इसकी पत्नी को ले गया था बल्कि उसके बाद भी गाली गलौज करता था और बेइज्जत करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके द्वारा ऐसा किया गया है। पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने अपनी पत्नी की प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला थाना बहसुमा इलाके का है, जहां पर प्रदीप की पत्नी का सुरेंद्र नाम के व्यक्ति से पिछले 1.5 साल से अवैध संबंध चले आ रहे थे, जिसको लेकर के वो प्रदीप काफी परेशान रहता था। प्रदीप ने एक योजना बनाई कि मैं अब सुरेंद्र को गोली मार दूंगा और उसने ये योजना बद तरीके से एक प्लानिंग की और प्लानिंग करते हुए कल शाम उसने सुरेंद्र को घेर घोट लिया और उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हालांकि उसको वहां से हॉस्पिटल ले आया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने इस पूरे प्रकरण में जांच बिठाई और उसके बाद 3 टीमों का गठन किया।
टीमों ने लगातार प्रदीप की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी। पता चला कि प्रदीप एक रामराज के जंगल में कहीं छुपा हुआ है, तो वहां पर पुलिस ने पूरा घेराबंदी करते हुए एक जाल बिछाया, जिसमें प्रदीप को लगा कि मैं अब गिर गया हूं पुलिस से। तो प्रदीप ने अपने आप को बीच में खड़ा करते हुए पुलिस को धमकाना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रदीप ने अपनी अंटी से एक तमंचा निकाला, कुछ कारतूस निकाले और वो वहां रख दिया, और उसके बाद वहां पर उसने एक बीड़ी सुलगाई और उसके बाद बीड़ी पीने लगा। पुलिस ने कहीं ना कहीं जब मौका मिला तो उसको दबोच लिया, और दबोचने के बाद उसको अब हत्या के मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। हालांकि प्रदीप ने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था, और वीडियो में साफ तौर पे उसने कहा था कि मैंने अपने पत्नी के जो प्रेमी है उसको मार दिया है, और अब मैं अपनी पत्नी का भी मर्डर करूंगा। हालांकि पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा करते हुए प्रदीप को अब गिरफ्तार कर लिया है, और प्रदीप के आगे पीछे के जो भी आपराधिक इतिहास है उनको भी खंगाला जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख शफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को आरोपों से बरी कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल आरोपों से बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर भी आरोप हटा दिए। तो कोर्ट के फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल का भी पोस्ट सामने आया है, सच की हमेशा जीत होती है। तो सुनीता केजरीवाल की तरफ से यह पोस्ट आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को बरी कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी आरोपों को हटा दिया गया है। तो यह फैसला राजनीतिक और न्यायिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद सुनीता केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है सच की हमेशा जीत होती है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, जबकि विपक्ष की ओर से इसे लेकर अब नए राजनीतिक बयानबाजी की संभावनाएं भी सामने आ रही है। तो शराब घोटाले मामले में यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपों से मुक्त किया है केजरीवाल को। इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी काफी राहत मिली है। उनके तरफ से भी जो आरोप थे वो हटा दिए गए हैं। तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर से भी आरोप जो है वो हटा दिए। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए ये बड़ी राहत मानी जा सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।